हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल को हमने पूरी डिटेल में विद डेरिवेशन डिस्कस किया था इस टॉपिक में। अगर आपने ये टॉपिक देखा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देख के ही आप आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आज का टॉपिक है उसकी स्टार्टिंग हम करेंगे डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल से, जिसको हमने इस वीडियो में डिराइव किया था। और उस डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल को हम कोवेरिएंट फॉर्म में आज के इस लेक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम डिराक इक्वेशन को कोवेरिएंट फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन का क्या मतलब होता है। कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन का मतलब ये है कि डिराक इक्वेशन को एक ऐसी फॉर्म में लिखना, एक ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक ऐसी फॉर्म में लेके आना जो कि इनवेरिएंट हो अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इस लेक्चर के एंड में आपको जो डिराक इक्वेशन की फॉर्म मिलेगी वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहेगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो फ्रेम्स हैं, एक है एस फ्रेम, एक है एस प्राइम फ्रेम। एस फ्रेम रेस्ट में है, जबकि एस प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो जो कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन होगी वो एस फ्रेम के लिए भी सेम रहेगी और एस प्राइम फ्रेम के लिए भी सेम रहेगी। कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन का मतलब ये भी होता है कि डिराक इक्वेशन को 4 वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, मींस डिराक इक्वेशन को टेंसोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। We know that Dirac equation for a free particle is given by, हमें पता है कि किसी फ्री पार्टिकल के लिए जो डिराक इक्वेशन होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आयटा एच कट करली बाय करली टी साई आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू माइनस आयटा एच कट सी अल्फा एक्स करली बाय करली एक्स प्लस अल्फा वाई करली बाय करली वाई प्लस अल्फा जेड करली बाय करली जेड इंटू साई आर वेक्टर कॉमा टी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई आर वेक्टर कॉमा टी, जहाँ पर अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड जो हैं वो अल्फा वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो हम साई आर वेक्टर टी को सिंपली साई भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड रहेगा कि जो साई होगा वो पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर का एंड टाइम टी का फंक्शन होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं, और सिंपली आयटा एच कट करली बाय करली टी साई आर वेक्टर कॉमा टी को हम सिंपली साई से रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस आयटा एच कट सी अल्फा एक्स करली बाय करली एक्स प्लस अल्फा वाई करली बाय करली वाई प्लस अल्फा जेड करली बाय करली जेड साई आर वेक्टर कॉमा टी की जगह हम सिंपली साई लिख सकते हैं, प्लस बीटा एम सी स्क्वायर और साई आर वेक्टर कॉमा टी की जगह हम साई लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था, इसकी एक एक स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन हमने की थी इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा अल्फा एक्स स्क्वायर है वो 1 के बराबर था, अल्फा वाई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आ रहा था, अल्फा स्क्वायर जेड जो है वो 1 के बराबर आ रहा था और बीटा स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आ रहा था। इसे हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। और हमने ये भी देखा था कि अल्फा एक्स इंटू अल्फा वाई जो है वो माइनस ऑफ अल्फा वाई अल्फा एक्स के बराबर आ रहा था, अल्फा वाई अल्फा जेड जो है वो माइनस ऑफ अल्फा जेड अल्फा वाई के बराबर आ रहा था, एंड अल्फा जेड एंड अल्फा एक्स जो है वो माइनस ऑफ अल्फा एक्स अल्फा जेड के बराबर आ रहा था। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। और उसी वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अल्फा एक्स इंटू बीटा जो है वो माइनस बीटा अल्फा एक्स
किसके बराबर था, अल्फा वाई इंटू बीटा जो है वो माइनस बीटा अल्फा वाई के बराबर था, अल्फा जेड इंटू बीटा जो है वो माइनस बीटा इंटू अल्फा जेड के बराबर था। ये फोर्थ इक्वेशन थी। तो ये सब कुछ जो है वो ऑलरेडी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या हमें पता लग रहा है, यहाँ से थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। थर्ड इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारे अल्फा वेक्टर के कंपोनेंट्स है अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड वो आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा एक्स अल्फा वाई का जो प्रोडक्ट है वो माइनस ऑफ अल्फा वाई अल्फा एक्स के बराबर आ रहा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस ऑफ अल्फा वाई अल्फा एक्स के बराबर आता तो हम ये कहते हैं कि ये कम्यूट कर रहे हैं, बट ये यहाँ पर एंटी कम्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस के बराबर आ रहा है तो ये भी एंटी कम्यूट कर रहे हैं, ये इक्वल टू माइनस ऑफ दिस के बराबर आ रहा है तो ये भी एंटी कम्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा तो आपस में अल्फा के कॉम्पोनेंट्स तो आपस में एंटी कम्यूट कर ही रहे हैं, साथ के साथ जो हमारे अल्फा और बीटा हैं वो भी एंटी कम्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा एक्स बीटा जो है वो माइनस ऑफ बीटा अल्फा एक्स के बराबर आ रहा है, अल्फा वाई बीटा जो है वो माइनस ऑफ बीटा अल्फा वाई के बराबर आ रहा है, अल्फा जेड इंटू बीटा जो है वो माइनस ऑफ बीटा अल्फा जेड के बराबर आ रहा है। तो ना केवल अल्फा के कंपोनेंट्स आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं, साथ के साथ जो हमारे अल्फाज एंड बीटास हैं वो भी आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं, साथ के साथ इनके जो स्क्वायर्स हैं वो भी इक्वल टू यूनिटी के बराबर निकल के आ रहे हैं। अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है, अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है, अल्फा स्क्वायर जेड 1 है, बीटा स्क्वायर भी 1 है। तो यहाँ से इन प्रॉपर्टीज को देख के ये समझ आता है कि अल्फास एंड बीटा जो हैं वो नंबर्स नहीं हो सकते, और हमें ये भी पता है कि हमारे पास सेट ऑफ एंटी कम्यूटिंग पॉलीस्पिन मैट्रिसेस होती हैं। तो हम अल्फास एंड बीटा को नंबर्स की फॉर्म में ना एक्सप्रेस करके ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि हम इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अल्फा एक्स है अल्फा वाई है अल्फा जेड है, दे ऑल विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, और जो हमारा बीटा होगा वो भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, दे आर नॉट नंबर्स। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो बीटा स्क्वायर होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। फ्रॉम 3 and 4 इट इज क्लियर दैट अल्फाज एंड बीटा एंटी कम्यूट इन पेयर्स एंड देयर स्क्वायर्स आर यूनिटी। थर्ड इक्वेशन से और फोर्थ इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो अल्फाज के कंपोनेंट्स हैं अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड वो तो आपस में एंटी कम्यूट कर ही रहे हैं, साथ के साथ अल्फाज एंड बीटा भी आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं, और साथ के साथ इन सभी के स्क्वायर्स जो हैं वो यूनिटी है। दीज प्रॉपर्टीज क्लियरली सजेस्ट दैट दे कांट बी नंबर्स। तो इनसे यहाँ से ये क्लियर होता है कि ये नंबर्स तो नहीं हो सकते। ऑलरेडी वी हैव अ सेट ऑफ एंटी कम्यूटिंग मैट्रिसेस द पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, और हम जानते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ पॉलीस्पिन मैट्रिसेस होता है जो कि एंटी कम्यूटिंग मैट्रिसेस होती है। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या रहेगा कि हम अल्फा के कंपोनेंट्स अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड को और बीटा को मैट्रिसेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, हेंस इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस देम एज मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स आने वाले सेक्शंस में हम क्या करेंगे, जो हमारी डिराक इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसको कोवेरिएंट फॉर्म में लाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारे स्टेप्स हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स डिराक इक्वेशन को कोवेरिएंट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए जो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा वो ये होगा कि जो आपकी डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल थी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी थी, उसको दोनों तरफ आपको बीटा अपॉन एच कट सी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बीटा अपॉन एच कट सी वी गेट। इसके आगे भी आप बीटा अपॉन एच कट सी लिख दो, बीटा अपॉन एच कट सी आइटा एच कट कर ली साई बाय कर ली टी। इस पूरी टर्म के आगे भी मल्टीप्लाई में बीटा अपॉन एच कट सी लिख दो, मल्टीप्लाई माइनस आइटा एच कट सी, साथ में अल्फा एक्स कर ली बाय कर ली एक्स प्लस अल्फा वाई कर ली बाय कर ली वाई प्लस अल्फा जेड कर ली बाय कर ली जेड, साथ में साई। और इसके आगे भी आप मल्टीप्लाई में बीटा अपॉन एच कट सी लिख दो, साथ में बीटा एम सी स्क्वायर साई आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दीजिए, एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आइटा बीटा बाय सी कर ली साई बाय कर ली टी इज इक्वल टू एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा आपके पास माइनस आइटा बीटा, साथ में ये ब्रैकेटेड टर्म ऐसे आ जाएगी, साई ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर हो गया। एच कट से एच कट तो कैंसिल नहीं होगा बट सी से सी कैंसिल होगा एक, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर एम सी साई बाय एच कट। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स को जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि डिराक इक्वेशन को कोवेरिएंट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि डिराक इक्वेशन को 4 वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, मीन्स टेंसोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। और 4 डायमेंशनल
डायमेंशनल स्पेस में, 4 डायमेंशनल फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है उसे x1 से रिप्रेजेंट करते हैं, y कोऑर्डिनेट को x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, z कोऑर्डिनेट को x3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x y z लिखा है वहाँ वहाँ हम x1 x2 x3 लिखेंगे और हम क्या करेंगे, अल्फा x को अल्फा 1 लेट कर लेंगे, अल्फा y को अल्फा 2 लेट कर लेंगे, अल्फा z को अल्फा 3 लेट कर लेंगे, विच आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अल्फा वेक्टर। और हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये भी देखा था कि जो बीटा स्क्वायर है वो 1 के बराबर था, तो इस बीटा स्क्वायर की जगह 1 लिखेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम मान लेते हैं 6th इक्वेशन, तो 6th इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे 5th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 in 5 वी गेट, जो हमारी ये वाली साइड है वो क्या बन जाएगी, आइटा बीटा बाय सी करली साई बाय करली x1 हो जाएगा, x की जगह हमने x1 लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस आइटा बीटा अल्फा x की जगह अल्फा 1 लिख दिया, करली बाय करली x की जगह x1 लिख दिया, प्लस अल्फा y की जगह अल्फा 2 लिख दिया, y की जगह हम x2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा करली बाय करली x2, प्लस अल्फा z की जगह अल्फा 3 लिख दिया, ये बन जाएगा करली बाय करली x3, z की जगह हमने x3 लिख दिया, साई ऐसे रहेगा, प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पर आप 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में है एम सी साई बाय एच कट इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसी को आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक हल्की सी आप करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी डिराक इक्वेशन थी उसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर करली साई बाय करली टी था, ना कि करली साई बाय करली एक्स था। हमने क्या किया, पिछले स्टेप में यहाँ पर एक्स ले लिया और एक्स को x1 से रिप्लेस कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना था। यहाँ पर टी है तो टी ही चलता आ रहा है शुरू से, करली साई बाय करली टी ही चलता आ रहा है। यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये करेक्शन आप पिछले स्टेप में आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको x को x1 से रिप्लेस नहीं करना है, यहाँ पर t का t ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड करेंगे। तो आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा पहले से प्रेजेंट है तो बन जाएगा आइटा स्क्वायर, और नीचे आइटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आइटा आ जाएगा। और इधर आप क्या करेंगे, इस माइनस आइटा बीटा को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आइटा बीटा अल्फा 1 करली बाय करली x1, प्लस ऐसे ही रहेगा माइनस आइटा बीटा को अल्फा 2 से करेंगे तो माइनस आइटा बीटा अल्फा 2 आ जाएगा, करली बाय करली x2 एज इट इज, प्लस माइनस आइटा बीटा को अल्फा 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आइटा बीटा अल्फा 3 करली बाय करली x3, साई ऐसे ही रहेगा, और एम सी साई बाय एच कट ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, माइनस बीटा करली साई, और इस IC जो है वो कांस्टेंट है, इस IC को आप इस ऑपरेटर के अंदर ले जा सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, करली ICT इज इक्वल टू में हमारे पास सेम ब्रैकेट रहेगी और साथ में सेम ये वाली टर्म रहेगी, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के आपको फर्स्ट सेक्शन में बताया गया था, इस टॉपिक के बिगिनिंग में आपको बता दिया गया था, एक्सप्लेन कर दिया गया था कि जो हमारे अल्फा के कंपोनेंट्स हैं, अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड, वो नंबर्स नहीं हैं, वो मैट्रिसेस हैं, क्योंकि वो आपस में एंटी कम्यूट कर रहे थे और उनके स्क्वायर्स भी यूनिटी थे। और साथ के साथ जो हमारा अल्फा एंड बीटा हैं वो भी आपस में एंटी कम्यूट कर रहे थे और बीटा का स्क्वायर भी यूनिटी के बराबर था। तो बीटा भी यहाँ पर मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इनको कन्वीनियंट रहेगा, ये आपको समझा दिया गया था। तो अगर बीटा और अल्फा 1 जो हैं वो मैट्रिक्स हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। अगर उस मैट्रिक्स को बीटा इंटू अल्फा 1 को मल्टीप्लाई करके जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, अगर उसे हम माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो हमारी बीटा है वो भी एक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल्स में मैट्रिसेस लिखी हुई हैं इनको हम एक न्यू सेट ऑफ मैट्रिसेस से रिप्लेस करेंगे, एक न्यू सेट ऑफ मैट्रिसेस का इंट्रोड्यूस करेंगे और वो होंगी हमारे पास गामा मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मैट्रिक्स गामा डिफाइंड एज, हम मान लेंगे कि माइनस आइटा बीटा अल्फा 1 जो है ये एक मैट्रिक्स होगी और उस मैट्रिक्स को हम गामा 1 मान लेंगे। इसी तरह से ये भी एक मैट्रिक्स होगी तो उसको हम गामा 2 मैट्रिक्स मान लेंगे। माइनस आइटा बीटा अल्फा 2 गामा 2 मान लिया, माइनस आइटा बीटा अल्फा 3 को हम गामा 3 मान लेंगे, और जो बीटा होगा, बीटा मैट्रिक्स होगी, उसे हम गामा 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक न्यू मैट्रिक्स गामा इंट्रोड्यूस की है जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं, गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4, जहाँ पर गामा 1 जो है वो माइनस आइटा बीटा अल्फा 1 के बराबर है, गामा 2 जो है वो माइनस आइटा बीटा अल्फा 2 के बराबर है, गामा 3 जो है वो माइनस आइटा बीटा अल्फा 3 के बराबर है, और जो गामा 4 है वो बीटा के बराबर है। और हमें पता है कि
कि जो ICT होता है वो x4 होता है, जो कि फोर्थ कंपोनेंट ऑफ पोजीशन 4 वेक्टर होता है x म्यू। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने 8th मान लिया। तो अगर हम 8th इक्वेशन को यूज़ करें 7th इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग 8 in 7 वी गेट, बीटा की जगह आप लिख देंगे गामा 4, तो ये बन गया माइनस गामा 4 करली साई बाय करली ICT की जगह आपने x4 लिख दिया, इज इक्वल टू इसकी जगह आपने गामा 1 लिख दिया, करली बाय करली x1 ऐसे रहेगा, इसकी जगह आपने गामा 2 लिख दिया, प्लस गामा 2 करली बाय करली x2 ऐसे रहेगा, इसकी जगह आपने गामा 3 लिख दिया, करली बाय करली x3 साई प्लस MC साई बाय h कट। तो स्टूडेंट्स थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस वाली टर्म को मींस इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। तो आपको नेक्स्ट स्टेप होगा गामा 1 करली बाय करली x1 प्लस गामा 2 करली बाय करली x2 प्लस गामा 3 करली बाय करली x3 साई ये वाला, प्लस ये टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस गामा 4 करली साई बाय करली x4 और साथ में आपका है प्लस MC साई बाय h कट 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है और यहाँ भी साई है। सब में से साई हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा गामा 1 करली बाय करली x1 प्लस गामा 2 करली बाय करली x2 प्लस गामा 3 करली बाय करली x3 प्लस गामा 4 करली बाय करली x4 और यहाँ पर रह जाएगा आपके पास प्लस MC बाय h कट और साई बाहर चला गया। इन चारों टर्म्स को आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये चारों टर्म्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गामा म्यू करली बाय करली x म्यू, जहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आप यहाँ लिखेंगे समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 2 4 प्लस MC बाय h कट ऐसे ही रहेगा इंटू साई इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक आइंस्टाइन समेशन नोटेशन होती है, वो हमें क्या कहती है, वो हमें ये कहती है कि हमारी ये जो टर्म है ये वाली, अगर आपके पास कोई भी टर्म है किसी भी इक्वेशन में और उस समेशन वाली टर्म में आपके पास सेम इंडेक्स वेरिएबल सिंगल टर्म में अगर दो बार एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मीन्स अगर दो बार आ रहा है, जैसे यहाँ पर इंडेक्स वेरिएबल म्यू यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एक ही सिंगल टर्म में सेम इंडेक्स वेरिएबल दो बार अपीयर हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस समेशन वाली टर्म को कैसे लिख सकते हैं, समेशन म्यू इक्वल टू 1 to 4 गामा म्यू करली बाय करली एक्स म्यू जो है वो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं गामा म्यू करली बाय करली एक्स म्यू। तो अगर आपका सेम इंडेक्स वेरिएबल एक ही सिंगल टर्म में दो बार अपीयर हो रहा है तो आपको समेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ पर ये अंडरस्टूड रहेगा कि जो म्यू होगा वो 1 2 3 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो वैल्यूज़ थी वो 1 2 3 4 थी, और वैसे भी हम 4 डायमेंशनल फॉर्मूलेशन की बात कर रहे हैं, कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, डिराक इक्वेशन को 4 वेक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, टेंसोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो म्यू की वैल्यू जो है वो ऑब्वियस है कि 1 2 3 4 होंगी। तो आप इस समेशन को यहाँ से हटाकर सिंपली इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं गामा म्यू करली बाय करली एक्स म्यू प्लस MC बाय h कट साइज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर ये लिखना होगा यूजिंग आइंस्टाइन समेशन नोटेशन, दिस समेशन कैन बी रिटन सिंपली एज दिस। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप और कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है करली बाय करली एक्स म्यू को आप सिंपली करली म्यू भी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इस करली बाय करली एक्स म्यू को करली म्यू से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी गामा म्यू करली म्यू प्लस MC बाय h कट, और ये होगी हमारे पास इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको टर्म मिली है लास्ट में, ये जो इक्वेशन मिली है इसी को हम बोलते हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन, और ये जो फॉर्म होगी डिराक इक्वेशन की ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट रहेगी, मींस हर इनर्शियल फ्रेम में ये जो फॉर्म है कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन ये हर इनर्शियल फ्रेम में सेम रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।